गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। हमारी 7th क्लास की पॉलिटी की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है, पॉलिटी की भी चल रही है हमारी, उसकी भी प्लेलिस्ट है 6 की कंप्लीट हो चुकी है। जिसने नहीं देखी है वो भी देख लीजिएगा। ये हमारा 3rd चैप्टर है 7th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी का। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, हमारी बदलती पृथ्वी। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मेग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मेग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, एंडोजेनिक जिसको बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे बहिर्जनिक बल कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनिक बल एवं आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं जो कभी धीमी गति, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अब एक शब्द आया था हमारे पास, स्थल मंडलीय प्लेट। तो स्थल मंडलीय प्लेट क्या होती है? भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी होती है, उनको कहते हैं हम स्थल मंडलीय प्लेट। अब पृथ्वी की गतियाँ जो हमने बताया अभी, अंतर्जनिक और बहिर्जनिक। अब जो अंतर्जनिक जो बल होती है उसमें आकस्मिक एवं पटल विरूपण बल होता है, और आकस्मिक बल के कारण भूकंप आ जाते हैं, ज्वालामुखी आ जाती है, भूस्खलन हो जाता है, और पटल विरूपण के कारण पर्वतीय निर्माणकारी बल लगता है उस पर। उसके साथ बहिर्जनिक बल में अपर्दन एवं निक्षेपण होता है, नदी बहता जल होता है, उसमें पवन चलने लगती है, समुद्री तरंग आ जाती है, हिमनद आ जाते हैं, ये सब बहिर्जनिक बल से होता है। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक साथ छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलने लगता है। एंडो और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक जो मिलकर बना है वो एंडो मतलब अंत होता है, जेनिक मतलब उत्पत्ति होती है, एक्सो मतलब बाहर, जेनिक मतलब उत्पत्ति। तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, आंतरिक उत्पत्ति और बाह्य उत्पत्ति। उसके बाद ये ज्वालामुखी का एक दृश्य बताया गया है, उसमें जमीन से मेग्मा निकलता है और फिर वो एक छिद्र के कारण बाहर निकलता है और जिससे लावा बनकर बाहर आता है। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों में गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप किसको कहते हैं तो इसकी डेफिनेशन हमें यहाँ मिल जाएगी। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र क्या कहलाता है? तो जहाँ भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र में कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग को सर्वाधिक हानि होती है और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। अब एक हमारे को इसमें फैक्ट्स बताया गया है कि भूकंपी तरंगे कितने प्रकार की होती है। तो भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे, एस तरंगे और आल तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, पी वाली अनुदैर्ध्य होती है, एस मतलब अनुप्रस्थ होती है और एल मतलब पृष्ठीय तरंगे होती है। उसका उद्गम केंद्र जो हमने बताया आपको वो है वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है एवं भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। तो उद्गम केंद्र ये यहाँ होता है जो पृथ्वी के आंतरिक ठीक केंद्र में होता है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन हम पहले से तैयार हो तो इस प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ समय सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों के धरातल पर आना, ये सब। उसके बाद गुजरात में एक भूकंप आया था, उसमें क्या विनाश हुआ था इसका एक दृश्य बताया गया है कि भुज में भूकंप के झटके लगे थे। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। शहर में आग लगने, चारकोल एवं अंगीठी को पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई थी और भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन की घोषणा हो गई थी। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी थी। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हो गए थे। भुज में तबाही आ गई थी। मुख्यमंत्री ने केंद्र से अपील की थी। ये एक आपको अखबार का पृष्ठ दिखाया गया है जिस पर भूकंप की सूचना बताई गई है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 पॉइंट से अधिक होती है वह वस्तुओं के गिरने की क्षति पहुंचा सकता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 से अधिक होती है वह शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 तक अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों मुख्य समाचार के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तुस्थिति अध्ययन करें और पढ़ें कि अखबार में क्या बताया गया है। इस डायग्राम में बताया गया है कि भूकंप लेखी कैसा होता है। भूकंप से बचाव की तैयारी कैसे करें? तो भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ता है। इनसे दूर रहें, जहाँ जिससे दूर रहते हैं उसको बोलते हैं आग वाले स्थान से। चिमनी के आसपास टूट सकने की खिड़कियाँ और दर्पण, तस्वीरें, फ्रेम, इनसे दूर रहना है। सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना विश्वास से करें।
उसके बाद हम मुख्य स्थलाकृतियाँ क्या थी? अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। उसके बाद आपके पास है कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। नदी के कार्य क्या है? तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े नाले वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो वह जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात ऐसा होता है जो ऊपर से जल गिरता है। कठोर शैल होती है ऊपर, जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल जलप्रपात कहलाते हैं। इसमें जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार पदार्थ में बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों में इनको विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी के हिस्से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चांप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों में निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है। ऐसी मिट्टी व पदार्थ का अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों में तटबंध कहते हैं। जो उत्थित तट होते हैं उनको तटबंध कहते हैं। समुद्र के पहुंचने होते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है एवं नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। ये इस डायग्राम में बताया गया है कि बाढ़ का मैदान जो यहाँ से नदी जा रही है वो विसर्प कैसे बनाती है और चांप झील जहाँ पर एक चांप के आकार का वो बन जाता है उसको चांप झील कहते हैं। और तटबंध है, बाढ़ का मैदान है। अब डेल्टा कैसे बनाती है? तो एक मुख्य नदी और एक वितरिका जब जाकर समुद्र में मिलती है तो यहाँ पर ऐसा डेल्टा बनता है जो हम इस डायग्राम में बताया गया। अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिसको वितरिका कहते हैं, जो अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे एवं निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों का अवसाद संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्र तरंग के कार्य क्या होते हैं? तो समुद्री तरंग जब समुद्र तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंग के लगातार शैलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी एवं चौड़ी हो जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं में बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है एवं केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भू कहते हैं। समुद्री तरंग के किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है जो एक तटीय मेहराब बन जाता है। जो चट्टान को काट कर पानी निकल जाता है उसको समुद्री मेहराब, तटीय मेहराब कहते हैं। फिर हिमनद के कार्य, जो हिमनद होता है जो बर्फ जम जाती है उसको हिमनद के कार्य क्या होते हैं? हिमनद तथा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे के कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों को अपरदित कर देती है एवं गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से बृहदृष्टि का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गत्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गत्तों का में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। निक्षेप हिमनद हिमों का निर्माण करते हैं। अब उसके बाद है पवन। पवन का कार्य क्या होता है? मतलब हवा चलती है और उससे किसका निर्माण होता है ये देखते हैं। आपने रेगिस्तान देखा होगा, बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने के प्रयास करें। अब इसमें आपको एक रेगिस्तान का चित्र दिख रहा है जिसमें मतलब रेगिस्तान में बालू जो रेत होती है उसके छोटे छोटे टापू बन जाते हैं तो उनको कहते हैं बालू टिब्बे। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण के प्रमुख कारक हैं। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार का एक शेल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शेल कहते हैं। पवन क्षेत्र में ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए इस ऐसे शेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है एवं पवन का भाव रुकता है एवं रेत पर छोटी पहाड़ी बना देती है जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं और वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है, जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके आगे कोई क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करिएगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत छोटे हैं और जो हमने भी चैप्टर में पढ़ा है वही है, तो इसे करने की कोशिश करिएगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर बता दूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए।